फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो हम आज अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस हम मैप की सहायता से, भारत के मैप की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो सवाल होता है रसीदा नाम की एक लड़की से शुरू। वो एक अखबार पढ़ रही होती है जिसमें वो लास्ट दिन की खबर पढ़ती होती है, लेकिन उसका ही एक नज़र पड़ती है 100 साल पहले की खबर की। तो वो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं कल के लिए तो अखबार पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सुन सकती हूँ, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ, 10,000 साल पहले क्या हुआ, इस चीज़ की जानकारी हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जिस उस चीज़ को जो 1,000 साल पहले की बातें जानना चाहते हैं, हम 2,000 साल पहले, उसके लिए स्रोत शब्द का यूज होता है। हम स्रोतों के माध्यम से इन चीज़ों को जान सकते हैं। और स्रोत जो है, जो इसमें दिखाए गए हैं आपकी बुक में, वो दो हैं। वैसे स्रोतों का काफी संक्षेप विस्तृत रूप में है, लेकिन हम आराम आराम से जो आते जाएंगे उसी के आधार पर सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें स्रोत मुख्यतः दो हैं, पांडुलिपि एवं अभिलेख। ठीक है, हालांकि ये थोड़े लास्ट में आ गया, लेकिन हम इसे शुरू में ही ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आप सवाल को समझ सकेंगे। ठीक है, तो स्रोत जो दिए हुए हैं इसमें मुख्यतः दो दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो स्रोत है वो कौन सा है, वो है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि, पांडुलिपियां। ठीक है, और जो स्रोत है दूसरा वो है अभिलेख। अभिलेख मुख्यतः ये दो चीजें हैं जिनसे हम हजारों वर्ष पहले की चीजों को जानते हैं। ठीक है, पांडुलिपियां, पांडुलिपियां लेटिन शब्द है, ये इसे इंग्लिश में मेन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक कैसा शब्द है, लेटिन, और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यूस्क्रिप्ट। तो जो ये मेन्यू है इसका शब्द क्या है, इसका मतलब है हाथ, और स्क्रिप्ट यानी निकला हुआ। तो पांडुलिपियां क्या होती है, ये एक इडियम्स भी है कि पांडुलिपियां जो होती है वो हाथ से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और ये पांडुलिपियां मुख्यतः किस चीजों पे लिखी जाती थी, उस समय पेपर तो हो ही नहीं करते थे। तो ये जो पांडुलिपियां हो करती थी, ये जो है, जो ताड़ के पत्ते होते हैं ना, उन पर लिखी जाती थी, और हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला जो वृक्ष है, भुर्ज का वृक्ष, उस पर पाई जाती थी। ठीक है, तो ये मुख्यतः दो चीजों पर लिखी जाती थी, किस पर, ताड़ के पत्रों, ताड़ पत्र पर, और दूसरी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला भुर्ज के वृक्ष की छाल पर। ठीक है, भुर्ज के वृक्ष की छाल पर। तो ये जो पांडुलिपियां हैं ये मुख्यतः हमें कहां पर मिलती है, मंदिरों में और बिहारों में। तो मंदिर क्या होता है, किसी देवी या देवता के स्थान होते हैं जहां पर उनकी प्रतिमा होती है, उन्हें मंदिर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे बिहार होते हैं वो किसके लिए बनाए गए थे, वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, तो उनमें ये हमें मिलते हैं, ये काफी पुराने हैं। ठीक है, तो दूसरा है अभिलेख। तो अभिलेखों में क्या होते थे, जो राजा होते थे पहले के, वो क्या करते थे, जो उन्होंने विजय प्राप्त करी उनका लेखा जोखा जो है अभिलेखों में रखते थे। ठीक है, और इसी प्रकार से चीजें होती थी। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, पांडुलिपियां काफी तो नष्ट भी हो चुकी हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया ताड़पत्र पर, भुर्ज के छाल पर लिखी जाती थी, लेकिन काफी अभी भी बिहारों में और मंदिरों में बची हुई हैं, जिनके आधार पर हम पुरानी चीजों को जान सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेख क्या है, अभिलेख पत्थरों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये काफी लंबे समय तक टिके होते हैं। इनमें मुख्यतः राजा लिखा करते थे अपनी, उनका विवरण देने के लिए विजयों का। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये रसीदा के सवाल का जवाब था कि हम कई हजार वर्षों पहले की चीजों को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक है कि हम पुरानी चीजों के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, हम पुरानी चीजों के बारे में क्या जान सकते हैं। तो पुरानी चीजों के बारे में हम लगभग हर चीज जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आज तो हम आग का रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इतने साल पहले आग थी, आग का आविष्कार होने से पहले आग के बिना जिंदगी कैसी होती हुई। ठीक है, किसानों के बारे में जान सकते हैं हम, क्या आज की तरह कृषि होती थी या कुछ अलग तरीका था या होती ही नहीं थी, कृषि का विकास कैसे हुआ। ठीक है, और हम जो शासक थे, जो राजा लोग थे, उनके बारे में जान सकते हैं, शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं, हम संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं, प्रत्येक चीज के बारे में हम लगभग जान सकते हैं। ठीक है, किस बारे में जान सकते हैं, किसानों के बारे में, कृषकों के बारे में जान सकते हैं, शासकों के बारे में जान सकते हैं,
शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं, और जो उस समय के विशेषज्ञ थे उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और उस समय जो, वैसे तो साधारण लोगों की चीजें हमें जो बातें हैं वो कम मिली है, राजा लोगों की ज्यादा मिली है। क्यों मिली है ज्यादा? क्योंकि इसका कारण है वो उनके पास साधन थे, उन्हें अनुमति थी, तथा किसानों को जो है, ये जो छोटे लोग होते थे उन्हें अनुमति नहीं थी इन चीजों की। ठीक है, तो हम क्या जान सकते हैं, हम लगभग प्रत्येक चीज के बारे में जान सकते हैं, और हमारे लिए और भी समझना आसान हो जाएगा अगर हम आज की तुलना जब से करने लगे हैं। ठीक है, अब टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली हमने मैप बनाया ताकि हम मैप के माध्यम से आपको समझा सकें कि पहले के लोग कहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये लगभग मध्य भारत है। विंध्य की पहाड़ी के नीचे क्या, नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी किस प्रकार, इस प्रकार है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर कर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इस नर्मदा नदी है, ये कौन सी है, नर्मदा नदी, ये पश्चिम की तरफ बहती है। कई लाख वर्ष पहले यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ कुशल संग्राहकों के अवशेष पाए गए। यहाँ पर क्या पाया गया है, कई लाख वर्ष पूर्व, कई लाख वर्ष पूर्व लोगों के बचने के साक्ष्य। तो यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले जो लोगों के रहने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर लोग काफी मवेशी भी पालते थे। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या है, एक है हमारा सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां। ये कहाँ है, ये वर्तमान समय भारत में नहीं है, ये इस तरीके से है, सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये क्या है, ये सुलेमान है और ये किरथर। तो यहाँ पर क्या मिला है, सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों में यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले मानव ने जौ तथा गेहूं को उपजाया था। ठीक है, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ को उपजाया था। गेहूं तथा जौ उपजाया था। ठीक है, वर्तमान भारत में नहीं है ये स्थान। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में क्या किया, 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये मवेशी भी पालते थे। ठीक है, भेड़ बकरियां ये चीजें इन्होंने पालना यहाँ पर शुरू किया। ठीक है, अब आते हैं विंध्य की पहाड़ियों पर। विंध्य की पहाड़ियां कहाँ है, यहाँ पर, ये क्या है, ये विंध्य की पहाड़ियां हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर भी मान लो पहाड़ियां सही है, लोकेशन भी। तो क्या है, विंध्य की पहाड़ियां और गारो। तो आप जानते हैं यहाँ पर 3 पहाड़ियां गारो, खासी एवं जयंतिया हैं, जिनमें जो सबसे उल्लंघ का जिनमें सबसे पश्चिमी वाला है वो क्या है, वो गारो है। तो गारो और विंध्य में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या उपजाया गया था, चावल। ठीक है, विंध्य में नहीं, इसके उत्तर में लगभग यहाँ पर क्या उपजाया गया था, सबसे पहले चावल, सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पर कई लाख वर्ष पूर्व कुछ कुशल संग्राहक और लोगों के बसने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, कुशल संग्राहक से क्या मतलब है, जैसे लोग
जो खाने के लिए चीजों को इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने में ये क्या करते थे, जड़ों को इकट्ठा कर लेते थे, कंद मूल फल, क्या इकट्ठा करते थे ये लोग, कंद मूल फल। ये शिकार भी करते थे, ठीक है, एवं शिकारी, और इस प्रकार ये अपना जीवन चलाते थे। इसीलिए इन्हें संग्रह किया है, क्योंकि ये अपने थोड़े आगे के लिए फलों जो खाने की वस्तु होती थी उन्हें इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। तो वो जो सुलेमान और केदार पहाड़ियां हैं, यहाँ पर लगभग 8 वर्ष पहले लोग रहते थे, और सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ पर गेहूं और जौ को उपजाया था। वर्तमान समय में ये भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और गारो और विंध्य की पहाड़ियां, ये एक विंध्य के पहाड़ में जो उत्तर का स्थान है, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था, ठीक है। तो अब गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ, हिमालय से निकल रही है, ठीक है। इस तरह से है गंगा नदी। मैं साफ कर देता हूँ, तब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है इसमें। तो हिमालय से निकल रही है गंगा नदी, इस ये क्या है, गंगा है ये, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ये कौन सी है, यमुना, ठीक। और एक इसकी सहायक नदी है सोन, जो यहाँ इस तरीके से आ रही है। सहायक नदी एक क्या है, ये सोन है। तो इसके जो दक्षिण का इलाका है ये वाला, यहाँ पर वर्तमान, यहाँ पर जो है मगध शासन, ठीक है। यहाँ पर मगध शासन था, और इसके जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए इस सोन को दर्शाने के लिए ही, और इसके जो मगध है, मगध साम्राज्य को, उसके राजा को दर्शाने के लिए ये यहाँ पर दिखाया गया है। आपकी बुक में भी इतना ही है, ठीक है। और जब भी हम आएंगे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, लेकिन जैसे जैसे किताब में बताएगी उस तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। और गंगा की सहायक नदी कौन सी, यमुना और सोन। तो सोन के जो दक्षिण वाला इलाका है वो, वहां पर मगध साम्राज्य था, और ये साम्राज्य काफी शक्तिशाली था, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी चंबल भी है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है देश का नाम, ठीक है, देश के नाम। देश के नाम ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने देश के लिए मुख्यतः 2 शब्दों का यूज करते हैं, इंडिया का और भारत का। इंडिया और भारत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा? तो पहले हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आप ईरानियों की और यूनानियों की स्थिति देखिए, ठीक है। 2500 वर्ष पहले वो 2500 वर्ष पूर्व वो कहाँ पर है, उत्तर और पश्चिम में, ठीक है। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम, ये वाला जो इलाका हमारा, ठीक है। यहाँ पर आए थे सबसे पहले, ठीक है। तो इन्होंने इस इलाके को क्या कहा था, इन्होंने इस इलाके को हिंदोस एवं इंदोस कहा था। कब आए थे ये, 2500 वर्ष पूर्व। कौन थे ये, यूनानी एवं ईरानी, यूनानी एवं ईरानी, ठीक है। तो इन्होंने इस इलाके को क्या कहा था, इस वाले इलाके को इन्होंने इस इलाके को कहा था हिंदोस एवं इंदोस, इंदोस एवं हिंदोस, इंदोस एवं हिंदोस कहा था। और इसके जो पूर्वी इलाका है ये वाला इसे कहा था, क्योंकि ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी किससे निकला है, सिंधु नदी इंडस से निकला है, ठीक है। तो इन्होंने इस इलाके को क्या कहा था, इन्होंने इस इलाके को जो रहने वाले लोगों का समूह था उसे क्या कहा था, उसे भारत कहा था, ठीक है। इन्होंने इस वाले इलाके को क्या कहा था, इन्होंने इस इलाके को जो कहा था वो हिंदोस और हिंदोस और इंदोस कहा था, ठीक है। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी किससे निकला, इंडस से निकला, ठीक है। तो इंडस को क्या बोलते हैं,
संस्कृत में सिंधु। तो इंडस से क्या निकला है, इंडस से निकला है इंडिया, ठीक है, इंडस, INDUS, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इनको इंडस कहा था, और इंडस से क्या निकला है, इंडिया निकला है, इसीलिए ये हमारा आज का भारत इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बार और बता दूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो गई, तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी लोग आए थे, जिन्होंने इस इलाके को, उत्तर और पश्चिमी इलाके को हिंदोस और इंडोस कहा था। और जो सिंधु नदी है वो किससे निकला है, वो उसको हम इंग्लिश में इंडस कहते हैं, ठीक है। तो इंडस। फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं इंडिया के बारे में, अब जानते हैं भारत के बारे में कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है। तो भारत का जो नाम है वो क्या है, जो उत्तर पश्चिम का भाग है, यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग आए, तो इसके जो उत्तर ये वाला भाग है, पूर्व वाला ये वाला भाग जो है, ये यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, लोगों का समूह था, और उस लोगों का समूह क्या कहा था, उस लोगों के समूह को भारत कहा जाता था, ठीक है। ये क्या था, ये लोगों का समूह, लोगों का समूह था। तो उत्तर पश्चिम के पूर्व में एक लोगों का समूह था, उसे भारत कहा गया था, और इन्हीं के नाम पर भारत रखा गया, ठीक है। और इस भारत का ऋग्वेद में भी उल्लेख है, जो कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में वर्णित है ये समूह। तो इंडिया और भारत के बारे में बता दिया। इंडिया क्या था कि उत्तर पश्चिम में सबसे पहले जो 2500 वर्ष पूर्व ईरानी और यूनानी आए थे, उन्होंने यहाँ पर सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी का इंग्लिश लेटिन वर्ड है एक, तो उसको लेटिन वर्ड इंडस है, इंडस से क्या निकला है, इंडिया निकला है, और उसका हिंदी अनुवाद क्या है, सिंधु है। और भारत क्या, जो उत्तर पश्चिम के पूर्व का भाग है, ये वाला, यहाँ पर लोगों का समूह रहता था, जिसे क्या कहा था, जिसे भारत कहा जाता था, और उसी के नाम पर क्या है, भारत आया। और इस भारत का उल्लेख 3500 वर्ष पूर्व, देखिए सबसे पुराना ग्रंथ जो है ऋग्वेद, उसमें ये वर्णित है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सिंधु नदी कैसे बह रही है, सिंधु नदी जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ, सिंधु नदी जो है इस तरीके से जा रही है, ये क्या, सिंधु नदी। और इसकी 5 सहायक नदी कौन सी है, इसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, ठीक। तो यहाँ पर ही सिंधु नदी पर ही 4700 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ। सिंधु नदी इसकी 5 सहायक नदी है, ठीक है, ये तरीके से। और सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे की है सतलुज है, ये क्या है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, और ये क्या है, ये सतलुज है। और ये जो है ये वाली, ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं ये। और इसीलिए ये कहाँ को बहती है, पंजाब में बहती है, ठीक है। यहाँ पर आकर कहाँ बहती है, पंजाब में, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब है, ठीक है। पंजाब का मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां क्या होते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, इसलिए पंजाब को पंज प्लस आब, यानी कि 5 नदियों वाला स्थान, ठीक है। यहाँ पर सर्वप्रथम क्या हुआ था, 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास, नगरों का विकास। यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है, गंगा, गंगा की साइड नदी है, यमुना है, सोन नदी है और चंबल नदी है, लेकिन गंगा 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 कहाँ पर है, यहाँ पर हिमालय से निकल ली है ये, इस तरीके से आगे। यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था, कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास, 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सनों के बारे में, ठीक है। सन, तो यदि आपसे कोई आज के सन पूछे तो आप क्या कहेंगे? आज के सन अगर आप से पूछें तो आप ये कहोगे 10 तारीख है और 12वां महीना है, सन 2022 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सन कब से शुरू हुई? तो ये जो वर्तमान की जो सन है, मैं ये वाली बता रही हूँ आज के 10/12 सन 2022, यानी कि तो ये जो दिनांक लिखने का ये जो तरीका है कब से आया? ये ईसा मसीह के जन्म से आया, ठीक है। ईसा मसीह के ईसा मसीह के जन्म, तो ये आज हम जो यूज करते हैं सनों को, तो ये कब से शुरू है? ये ईसा मसीह के जन्म से है। तो अगर हम 2022 कह रहे हैं, 10 तारीख 12 महीना सन 2022 कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ईसा मसीह हैं उनको जन्म हुए हुए 10 दिन 12 महीने सन 2022 हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और, बीसी का प्रयोग किसके लिए होता है? बीसी, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। मतलब आप अगर लिखे हुए देखें सन और उसके आगे कहीं बीसी लिखा है, इसका मतलब यह है कि ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की है, इसे ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। क्या है ये ईसा पूर्व है, ठीक। कहीं आप जो है 20 एडी लिखा हुआ देखते हैं, एडी, एडी, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, लैटिन शब्द है ये, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के समय से, यानी कि ईसवी से, ठीक। तो ये दो चीजें हैं। बीसी का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो शताब्दी है वो ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, यानी ईसवी। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम बीसी की जगह सीई लिखा हुआ भी देखते हैं। सीई का मतलब क्या होता है? सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कभी कभी इसकी जगह हम ये भी लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है। मतलब वही है, कॉमन एरा, सीई। और कभी कभी एडी की जगह हम क्या लिखा हुआ देखते हैं? कभी कभी एडी की जगह हम बीसी की जगह बीसीई लिखा हुआ देखते हैं। ये मिस्टेक गलत होगी, बीसी की जगह बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, नहीं मतलब सेम है। और कभी कभी एडी की जगह क्या लिखा हुआ देखते हैं? एडी की जगह हम सीई लिखा हुआ देखते हैं, सीई। और सीई का क्या मतलब है? सीई का मतलब है कॉमन एरा, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये डेटों के बारे में है। इंपॉर्टेंट है, जानना आवश्यक है आपके लिए। तो एक बार फिर पहले सवाल की तरफ आते हैं कि जो अभिलेख हैं, जो पांडुलिपियां, उसमें भाषा अलग भी थी। कई अभिलेखों में भाषा बहुत अलग पाई गई है। तो हमने ये कैसे जाना कि ये भाषा में ये लिखा है? तो उसमें क्या है कि ये आपके जो चैप्टर के अंत है, अन्यत्र में जो एक बॉक्स दिया हुआ है उसकी बात है। तो उसे हम जानने के लिए क्या करते हैं, कई तो क्या होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो कई भाषाओं के होते हैं, ठीक है। तो जो अभिलेख मिले हैं वो 1, 2 या 3 भाषाओं में अभिलेख मिले हैं। जैसे कि कहीं तो क्या हुआ कि एक जब उसमें से एक भाषा जानने वाले ने ये पता लगा लिया कि ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो भी समझ लिया कि ये लिखा हुआ ये है, 3 लैंग्वेज में है लेकिन लिखा हुआ। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे एक भाषा पे नहीं बल्कि 3 भाषाओं में लिखा होता है। उर्दू में भी होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। इसी प्रकार था वो। और क्या है कि कई चित्र ऐसे पाए गए जिनके नीचे लिखा हुआ, जैसे शेर का चित्र एक पाया गया है। शेर के नीचे उस समय में एल लिखा हुआ था, तो उन्होंने ये जाना कि शेर के लिए एल शब्द का यूज करते थे। और जैसे कि उसमें कबूतर है, कबूतर के लिए ए शब्द का प्रयोग हुआ, तो उन्होंने ये जान लिया था कि कबूतर के लिए ए शब्द का प्रयोग करता है। और इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है।
तो आपको इस चैप्टर में कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच द वीडियो। और यदि आप इसी तरह पूरी बुक समस्त जीएस पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।